अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने की रफ्तार बड़ी स्लो है, जरा ज्यादा करें। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आज हम बात करेंगे, जो हम कल बात कर रहे थे कि जी कुछ ना कुछ फार्मूला तय पा जाएगा, जो कल तक खबरें थी, और हम बात भी कर रहे थे कि आज कोई फाइनल राउंड चल रहा है, कुछ ना कुछ अब हो जाएगा, क्योंकि अब मजीद जो उसको डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद 28 से 29 तारीख को असेंबली का इजलास हो जाए, वो हलफ ले लें और उसके बाद उन्होंने फौरन वजीर आजम को भी बनाना है, की तरफ भी जाना है, IMF का शायद फाइनल रिव्यू है, उसके बाद एक तरफ जाना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो फाइनल शेयरिंग फार्मूला जो तय पा गया, उस पे मैं अब ज़हीर के साथ बात करती हूँ और हम अपना अपना तज्जिया देते हैं कि जी ये कैसे हुकूमत चलेगी और इसके अंदर क्या क्या मसले रहेंगे, या ये स्मूथली चलेगी। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा ज़हीर, कल हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई फार्मूला शेयरिंग जो है वो तय पा जाएगा, हुकूमत बन जाएगी, लेकिन अगर हम देखा जाए तो बहुत से लोगों ने इससे पहले भी तज्जिए किए हुए थे और उनको कोई ऐसी हुकूमत बनती नजर आ रही थी। ये इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी कुछ लोगों की कि अगर मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगे तो जरदारी सदर होंगे और शहबाज शरीफ जो वजीर आजम होंगे। और वैसे लग भी यही रहा था कि अगर मरियम नवाज पंजाब में आती है तो वो नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं तो भाई को भी एडजस्ट करना है, तो फिर वो वजीर आजम बनाएंगे, उसको अपना वजीर बना के तो कैबिनेट में नहीं रखेंगे। तो लग यही रहा था कि नवाज शरीफ को सिर्फ लाए इसलिए गए कि कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि वोट नवाज शरीफ का, तो और हमने देखा भी कि उनके सपोर्टर बड़े खफा भी हैं इस चीज के ऊपर, उदास भी हैं। तो जो अब ये फार्मूला तय पा गया है, सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ, तो क्या कैसी है मरकज हुकूमत आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने नवाज शरीफ साहब का जिस तरह कहा कि उनका आने वाले उसमें किरदार क्या होगा, उसके ऊपर ज़रा आगे बात करते हैं। लेकिन जो ये वाला तय पाया है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इलेक्शन हुए थे उससे अगले दिन जो सूरत-ए-हाल थी, अगरचे पीटीआई का ये मानना है कि वो धांधली हुई है उनके, और उनके पास उसके जो भी हियरिंग हो रही है, इस तरह समातें हो रही हैं और इनकी तरफ से दावत भी उनको दी गई। लेकिन ग्राउंड फैक्ट्स यही थे कि अगर 2 पार्टी मिलें, कोई भी 2 पार्टीज़ मिलें, बड़ी पार्टी तीनों फिर में से, हुकूमत, तो वो हाँ। हुकूमत बना सकती है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आपको अगर याद हो, 88 में तकरीबन लगभग 25-26 दिन लग गए थे इस नतीजे तक पहुँचते हुए कि हुकूमत कैसे बनाई जाए, कौन बनाएगा। अगरचे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अक्सरियत थी, 88 में लेकिन मैं बहुत छोटी थी ज़हीर। हैं? नहीं, मुझे भी इसलिए पता है कि मेरे पास अखबारात वगैरह भी हैं और उस टाइम खैर इतना शऊर नहीं था, लेकिन बाद में जब हमने इसमें मीडिया के अंदर आके जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया कंटेंट पे, तो ये चीज़ें बड़ी दफ़ा ज़िक्र हुई हैं। तो उसमें हाँ, बड़ा टाइम लगा बेनज़ीर को था। बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े थे, अपना वज़ीर ख़ारिजा नहीं ला कॉम्प्रोमाइज़ सकी थी करने वो। पड़े थे, गवर्नर देने पड़े थे, बड़ा कुछ हुँ। देना पड़ा था। और दूसरा ये कि उसमें सदर इसहाक खान ने आईजीआई को कहा था उस वक़्त की कि अगर आप अपनी मेजॉरिटी शो कर सकते हैं तो करें। लेकिन आज 2024 में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। उस वक़्त जो थी प्रेशर था कि वो बनाए। इस टाइम जो है उनका प्रेशर ही उल्टा है कि इस दफ़ा कि जल्दी-जल्दी बनाएँ। बहुत जल्दी बनाया। रात को बिलावल ने इस चीज़ का ज़िक्र भी किया कि हमने बहुत बिलावल ने या शहबाज शरीफ ने, दोनों में से किसी एक ने किया भी कि हमने जल्दी बनाई है। और ये एक किस्म का प्रेशर था और ये मतलब है कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी देखें ना, इससे ज़्यादा दिन लगते हैं। जब नॉर्मल रूटीन में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी भी अक्सरियत लेती है, तो जितने कम दिन अब लगे हैं, 10-12 दिन कि अनाउंसमेंट होगी फाइनल, बहुत असेंबली का इजलास जिस दिन भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि जब ये फाइनल किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहले ये आप देखें कि कहा जा रहा था कि तमाम के तमाम आईनी ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटी है और वो है हुँ। स्पीकर कौमी असेंबली, जो कि नून लीग बनाएगी। अच्छा, लेकिन अब दूसरी तरफ चारों गवर्नर भी वो माँग रहे थे, जब चारों गवर्नर उनको नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वो तो वो भी है। और उसके साथ अगर आप देखें तो कौमी असेंबली का स्पीकर के बाद फिर सेनेट का जो चेयरमैनशिप है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। तो इस डिप्टी तरीके से चेयरमैन उन्होंने नवाज़ लीग के होंगे। नवाज लीग के होंगे। तो उन्होंने एक किस्म का मतलब है आपस में जो कॉम्प्रोमाइज, जिस तरह की खबरें आ रही थी। अच्छा, अभी उन्होंने फाइनल सवालात जवाब बाद में भी पूछा गया उनसे कि कैबिनेट का हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी, ये चीजें उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे भी पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटी है। ये हो सकता है कि दिखाने के तौर पे 2-3 मेन वजारतें उस दिन ले लें जिस दिन सारी काबीना बनेगी, और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़े अरसे के बाद बीच में शामिल होगी। लेकिन वो उम, काबीना में अ, भी आने के लिए मुझे
मुझे ये लग रहा है जहीर के जो आपका पहला बजट आना है वो बड़ा सख्त बजट आना है और आपने बजट से पहले आईएमएफ की तरफ जाना है और कुछ इन्होंने निजकारी भी कर लेनी है। तो पीपल्स पार्टी इन चीजों से बचना चाह रही है कि आईएमएफ की जो शराइत है उसमें हम गुनाहगार ना बने, सख्त बजट में हम ना बने, और उसके अलावा जो निजकारी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मोटो रहा है कि उन्होंने जॉब्स देनी होती हैं। और अगर आपको याद हो, आपके तो बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ, तो वो बताते भी थे कि पीआईए के अंदर क्या कुछ होता रहा है जिसकी वजह से आज पीआईए जो इस हाल में पहुंची हुई है। तो मेरे ख्याल में वो इस वजह से अभी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे इन द लॉन्ग रन कुछ अरसे के बाद वो कैबिनेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि बाद में वो कैबिनेट के अंदर आएंगे। इधर से भी एक स्टेप उन्होंने पीछे लिया है, वो आईनी ओहदों वाला भी है। अच्छा, अब आते हैं गवर्नर के ऊपर। यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो कल हमने बात की थी और कल हमने ये भी बात की थी कि जरदारी साहब का ज्यादा चांस है बलूचिस्तान के अंदर, वो हुकूमत बना सकते हैं। अगरचे नून लीग वहां पे अच्छी पोजीशन में थी, बुरी पोजीशन में नहीं थी, लेकिन वहां पे भी जरदारी साहब से ज्यादा इस वक्त वो वाले प्रेशर हैं और वो वाले कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो कि इस टाइम ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। तो वहां पे आसिफ जरदारी साहब के हवाले से सुनने में आया है कि वहां पे सीएम जो बलूचिस्तान होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि स्पीकर जो है जाफर मंदोखेल साहब जो कि सूबाई सदर हैं पीएमएलएन के, उनको देने का फैसला किया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि वज़राए की खबरें ये हैं कि उनको दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए, सिंध का गवर्नर का कल मैंने कहा था कि वहां एमक्यूएम का चांस ज्यादा, वरना इत्तेहादियों के नाराज होने का खतरा है। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। केपी का गवर्नर तो होगा, जाहिर है इनका बनाने की कोशिश करेगी पीटीआई अपना, जो भी है। लेकिन अब पीछे बचता है सिंध का। अगर देखा जाए, अगर सिंध के ऊपर आते हैं तो वहां पे पीछे बचता है पंजाब और बलूचिस्तान। तो जो पीपल्स पार्टी है, अगर उनको सिंध का गवर्नर नहीं दिया जाता तो वो पंजाब के अंदर आके फाइट करने की कोशिश करेंगे, और पंजाब के अंदर फाइट तो नहीं, फाइट करने की पोजीशन में नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे इनके साथ, क्योंकि अब सारे इत्तेहादी हैं फाइट करने का, तो वो नाम मेरा ख्याल गलत है वो लेना। लेकिन और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान के अंदर फाइट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर एम के इन्होंने पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे उनको बताया है, जो खबरें हैं कि अगर आप एमक्यूएम के तरफ जाएंगे गवर्नरशिप सिंध के हवाले से, तो बलूचिस्तान का गवर्नर फिर हमारा होगा। और इसके ऊपर अब होता है, अब पंजाब के अंदर क्या आगे होता है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन वहां पे नून लीग ने स्पीकरशिप लेने के ऊपर आमादगी, दोनों के अंदर कंसेंसस पाया जाता है। लेकिन अभी भी जो वहां के ब्यूरो चीफ हैं, मैंने 2 मुख्तलिफ चैनल्स के ब्यूरो चीफ से बात की है, वो उनका मानना ये, अगरचे हमारा था ख्याल कि शायद वहां पे नून लीग जो है पहले तो सीएम का था, लेकिन वहां पे हमने कंडीशनली ये भी बताया था कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो जरा ज्यादा जिद करेंगे, लेकिन इस टाइम कोई और भी बीच में इन्वॉल्व है, आपको पता है। तो इस वजह से अब जो है वो गवर्नर बलोचिस्तान का भी जो सुनने में आ रहा है कि वो भी पीपल्स पार्टी लेगी। अगर बलोचिस्तान का गवर्नर नून लीग लेती है तो फिर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा, और पंजाब के अंदर भी देखना है कि वहां पे क्या होता है। अच्छा, उसमें जहीर ये है कि जो पंजाब के नवाज लीग के सरकर्दा लीडर्स हैं, बहुत क्लोज, जो शहबाज शरीफ साहब के भी हैं बड़े लीडर, उनसे कल बात हो रही थी। वो लोग पंजाब को सिक्योर करना चाहते हैं। एक तो सीएम वो कह रहे हैं कि मरियम को हम बना रहे हैं, हमने मरियम को मजबूत करना है। तो मेरा ख्याल है कि वो पंजाब की गवर्नरशिप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो पंजाब की गवर्नरशिप हर हालत में अपने पास रखना चाहेंगे और वो पंजाब में पूरा होल्ड चाहेंगे। अगर उन्होंने एमक्यूएम के लिए किया गवर्नर का, तो हो सकता है कि वो बलूचिस्तान का गवर्नर दे भी दे पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम को बनाने के लिए, लेकिन पंजाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक शायद केपी का गवर्नर जो वो भी शायद पीपल्स पार्टी को मिल जाए, कि पीपल्स पार्टी गवर्नर ले ले। उसमें फिर ये होगा कि जो मौलाना साहब के समधी हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब मौलाना साहब के बगैर भी ये बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकते, कि दोनों के 13-13 हैं मखसूस निश्चित डाल के, इनके 17-17 होंगे तो 34 सीटें इनकी बन जाएंगी। ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। जो मौलाना फजल रहमान है, सुना ये जा रहा है, जो जराए की खबरें हैं कि उनके अपने लोग बलूचिस्तान में उनसे नाराज हो रहे हैं कि भाई हार आप रहे हैं, आप हमारी वजारतें या हमारा हक क्यों मार रहे हैं ना, हमें ओपोजिशन में बिठा के। 2008 से हम ओपोजिशन में ही बैठे चले आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि देखना होगा कि मौलाना साहब बलूचिस्तान के अंदर फिर क्या करते हैं, किसी डील पे आते हैं, हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि पहले दिन के अलावा अगर देखा जाए, जो मौलाना साहब ने खड़ाक किया है उसके बाद से अभी वो चुप करके बैठे हुए, कोई उनकी तरफ से हमें दोबारा कोई चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मरकज के बारे में एक चीज ये भी थी कि आज बिलावल भुट्टो से एक ने सवाल किया कि आप पीटीआई का मैंडेट क्यों नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा कि वो हुकूमत बना लें अगर उनके पास बंदे पूरे हैं। हमने तो कहा था कि हम हर जमात के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, हमने इनको मैसेज भेजा। जब उनकी तरफ से जवाब आ रहा है कि हमने नहीं बैठना किसी जमात के साथ, तो अकेली तो कोई जमात फिर इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है।
तो पीटीआई अगर हुकूमत में नहीं जा रही तो उसकी वजह उनका अपना स्टबर्न एटीट्यूड भी तो है ना, कि वो किसी एक के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और 92 सीट्स के साथ तो हुकूमत किसी सूरत नहीं बना सकते। नहीं शनीला, उसमें थोड़ी सी एक चीज आप देखें, एक तो वो क्लियर हेड के साथ जा रहे हैं पोजीशन में, और ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, पोजीशन में जाना उनका राइट है, असेंबली का हिस्सा बनना उनका राइट है। हाँ, अगर वो इस इलेक्शन के बाद धांधली के उसको बुनियाद बना के अगर असेंबली के अंदर ना जाते ना, फिर आप कह सकते थे कि जमहूरी रवैये नहीं है। अब पार्लियामेंट के अंदर नहीं, जा मैंने रहे हैं जमहूरी और रवैया नहीं कहा, मैंने कहा कि थोड़ा नहीं, सा मैं स्टबर्न मैं ये कह एटीट्यूड है। रहा हूँ अगर कि पीपल्स पार्टी लचक हाँ, दिखा रही है तो आप हुकूमत बनाना चाहते थे, आप बना लें, हो पीपल्स सकता है पार्टी वो उनके देखें, साथ भी कैबिनेट में ना आती। देखिए आप ये देखें कि पीटीआई जो है वो इस वक्त उनके, अगर आप जो जिन नशिस्तों के ऊपर झगड़ा हुआ है उनको अगर आप निकाल भी दें तो उनको तवक्कुआत से बहुत ज्यादा वोट मिले। अगर इनको शामिल कर लें तो फिर इनकी ज्यादा अक्सरियत है। अब एक बंदे को जब ये पता हो, एक पार्टी को, कि हमारी सादा अक्सरियत उस वक्त हमने ली है जिस वक्त सारी कुछ जेल में था, सब कुछ हमारे खिलाफ था, माहौल हमारे खिलाफ था, सब कुछ हमारे खिलाफ था, और वो किसी ऐसे बंदे के साथ जिनके खिलाफ उन्होंने अपने नैरेटिव दिए हुए हैं उसके साथ बैठ के अपनी एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो मकबूलियत है वो जमीन बोस हो जाएगी अगर वो किसी के साथ मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल में उनका भी है, और बिलावल जरदारी वगैरह का पहले दिन से यही था कि हमें, अच्छा इसमें फैसल नहीं, वाडा अगर साहब वो ने जिस तरह मुलाना की तरफ भी तो गए ना, ये तो मुलाना ने इनकार किया ना कि हमने आपके साथ नहीं बैठना, तो उनकी वो पॉपुलैरिटी अपोजिशन में जमीन बैठने के वहां। लिए गए, गवर्नमेंट में बैठने के लिए नहीं गए, वहां पे भी वो अपोजिशन में बैठने के लिए गए। और आपकी बात ठीक है कि मौलाना चुप है, उन्होंने एक धमाका करना था, धमाके के बाद आपको पता है सबको फिर टेबल टॉक पे लाया जाता है, उसमें बात की जाती है। मौलाना को रात को भी उन्होंने कहा कि हम मना लेंगे। तो मौलाना याद रखिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर भी वो वजारतें लेने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत जो है वफाक में मिलेगा, लेकिन वफाक में अनफॉर्चुनेटली उनकी नशिस्तें नहीं है। आगे आपको पता है एडवाइजर वगैरह छह बनने होते हैं। छह नशिस्तें हैं हाँ, मौलाना 6 की है, वफाक में। उधर से भी देखेंगे कि क्या मिलता है। तो मौलाना इस वजह से चुप है, और वो दोनों जगह इस दफा वो गलती नहीं करेंगे कि वो बलूचिस्तान में जाके पोजीशन में बैठे। ये याद रखिएगा, पहले भी उनके ऊपर ये सवाल भी उठते थे कि एक, हमेशा उनके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि एक जगह पे आप जिस पार्टी के साथ इत्तेहादी होते हैं हुकूमत में, उसी पार्टी के साथ दूसरे सूबे में या मरकज में जाके आप अपोजिशन में होते हैं, तो ये किस किस्म की सियासत है। लेकिन इस दफा इस तरह का नजर नहीं आ रहा, और वो खाली 2008 से वहां पे अपोजिशन में नहीं बैठे, वो जो कंप्लेन कर रहे हैं ना, जो आप बता रही हैं, वो यहाँ पे मरकज में भी उनकी यही सूरत चल रही है। बीच में अभी ये तो लग गया था, ठीक है, 16 महीने वाला, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 13 में भी नवाज शरीफ साहब ने, जब तक पैनामा वाला नहीं आया था, बाद में मामलात नहीं आए थे, तब तक उन्होंने कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई थी जेयूआई को, और से आगे 18 में तो अच्छा, आपके सामने सूरत हाल थी। अच्छा, अच्छा, एक और चीज हो गई कि जो इलेक्शन की धांधली के ऊपर चीजें चल रही हैं, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया था परसों, लेकिन आज उन्होंने फिर इस केस को निपटा दिया और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे तीनों केसेस का। अब इलेक्शन कमीशन का होगा तो उसमें देखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करते हैं, उसको ट्राइब्यूनल के अंदर भेजती है। तो बहुत से ऐसे जो मामला है, लाहौर हाई कोर्ट से हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गए, सारे दोबारा के दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। अच्छा, मैं ये वाला बड़ा अहम आपका है, लेकिन इससे पहले क्योंकि आप प्रीवियस टॉपिक पे अगर आए, नवाज शरीफ साहब का जो किरदार है ना वो बड़ा अहम होगा, आगे देखना होगा कि वो क्या करते हैं। अच्छा। क्योंकि इस वक्त नून लीग के अंदर सफों में ये है कि नवाज शरीफ साहब को उसी तरह अलहदा रखा जाए सियासत से, मतलब सियासत इन द सेंस कि इस हुकूमत की जो बार उठाने से, ताकि अगले इलेक्शन में या अगला जब भी इलेक्शन होता है, पूरी मुद्दत करे, अभी होता है, साल बाद होता है, 1.5 साल, जब भी होता है, अगले इलेक्शन में नून लीग के पास एक चीज हो कि नवाज शरीफ साहब तो उस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे, जिस तरह उन्होंने प्रीवियस उस पे कहा। ये चीज है, अब ये चीज कितनी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि ये इस दफा भी बेचने की कोशिश की गई, उनको वापस भी लाया गया, कितनी एक्सेप्टेबल होगी एक क्वेश्चन है। लेकिन उसके साथ सबसे अहम बात, नवाज शरीफ साहब की एमएनए अगर की जो डिलीवर सीट है, कर जाते हैं, अगर डिलीवर कर जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल को उनको फिर ये कहने की जरूरत होगी कि नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं थे, अगर डिलीवर कर हाँ, जाती है 5 साल में हुकूमत एग्जैक्टली, उनकी। अच्छा, ये इसमें तो एक उनको चीज फिर मैं भी, जाहिर है ना। हाँ, मैं भी एक चीज ऐड कर दूं कि नुसरत जावेद साहब ने ये बात कही है कि नवाज शरीफ को ने, जब आपको याद होगा कि जराये से खबरें आई थी, नवाज शरीफ ने कहा हमने हुकूमत नहीं लेनी, हम ओपोजिशन में बैठ रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि सऊदी हुकूमत, गल्फ के 2-3 और ममालिक, बड़े अमीर तरीन ममालिक, वो चाइना ये हरकत में आए, और आपको याद होगा चाइना का बयान भी आया था कि पाकिस्तान ने को मुबारकबाद दी थी इलेक्शन, वो हरकत में आए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से आके बात की, और जिसके बाद उनको मजबूर किया गया कि आप हुकूमत बनाएं और आप हुकूमत का हिस्सा बने। ये उनकी खबर है, बिल्कुल, मेरे पास ऐसे में। ये हाँ, ये चीजें मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन इसमें इस दफा एक चीज और भी अहम है। पिछली दफा बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों
के हवाले से खबरें थी कि दोनों हुकूमत लेने के खिलाफ थे, लेकिन इस दफा नवाज शरीफ साहब की जब बेटी खुद सीएम बनेगी तो अब इस हुकूमत से डिस्टेंस करना कोई इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं लेकिन होगा। उससे अहम रोल, हाँ उससे अहम रोल जो है ना वो ये देखना है कि नवाज शरीफ साहब या अपोजिशन लीडर रहे हैं या कायदे ईमान रहे हैं। बेनजीर के दौर में आप उठा के देख लें, या वो अपोजिशन लीडर होते थे या कायदे ईमान होते थे। मोहतरमा या अपोजिशन लीडर होती थी वो या कायदे ईमान होती थी। इस दफा नवाज शरीफ साहब एमएनए वो आएंगे, जाहिर है वो कैबिनेट में तो नहीं बैठेंगे। 3 दफा का वजीर आजम एक अपने छोटे भाई को एज ए वहां पर रिपोर्ट तो नहीं होगा। वो अब कैबिनेट उनका अब किरदार पार्लियामेंट के अंदर क्या उस तरह का होगा कि वो आएंगे और बस आके बस बैठे और चले गए, मुझे या मुझे लगता है या हो सकता है कि वो सीट छोड़ दें और उस वहां पे इलेक्ट एग्जैक्टली करवा मैं के यही किसी मैं इसी और तरफ को आ रहा था, भेज दें। क्योंकि हाँ। आपको याद होगा, देखिए चौधरी निसार अली खान की अगर मैं मिसाल आपको दूं कि जिन्होंने वजीर दाखिला रहे, जो 85 से जीते आ रहे थे, लेकिन जब वो इलेक्शन हारे हैं तो उन्होंने अपने आप को डिमोट करना पसंद नहीं किया था कि सिंपल मैं जाके हल्फ ले लूं एमपीए का और वहां पे जाके बैठ जाऊं। वो इस चक्कर में एमपीए के लिए खड़े हुए थे कि कहीं कोई दाल लग गया तो मैं सीएम बन जाऊंगा। तो इस वजह से तो अब देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो किरदार पार्लियामेंट के अंदर है वो किस किस्म का होगा। अब मैं दूसरे टॉपिक पे हाँ, आता हूँ। हाँ, जल्दी कुछ जल्दी ऐड इस पे करना चाह कर रहे दे। नहीं नहीं, आप उस पे कमेंट करें फिर हैं? हम हाँ, कंक्लूड करें। तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो अभी आज भी मैं एक चीज पढ़ रहा था, मेंबर जो इलेक्शन कमीशन है उनका था कि किस तरीके से उन्होंने एक रिमार्क्स दिए हैं कि किस तरीके से इतने ज्यादा वोट जो है वो किसी के अंदर हिम्मत हो सकती है कि लाख से ज्यादा वोट। वो भी किसी ने, कमरान शाहिद वगैरह ने ट्वीट भी किया हुआ था वो खबर एक्सप्रेस की अभी मैं देख रहा था। तो ये जो एक तो मुझे वो जज अरशद याद आ जाते हैं, बार बार उनकी बात याद आ जाती है, अगरचे वो मिसाल अच्छी नहीं है कोट करने के लिए। आपको याद होगा उन्होंने मिसाल दी थी कि गिटार की तारें कभी इधर से खींची जाती हैं, कभी उधर से टाइट की जाती हैं, कभी इधर से ढीली की जाती हैं। तो जिस तरह गिटार की तारें होती है ना, इस टाइम वही चल रहा है कि एक रुकनी बेंच ने कहा कि आप उधर चले जाएं दोबारा, वो दो रुकनी बेंच ने कह दिया नहीं नहीं इधर इधर मुअत्तल करें जरा, फिर दो रुकनी बेंच ने फिर उधर ही भेज दिया। तो अब हाँ हाँ हाँ। ओवरऑल अगर आप देखें पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। अभी पता चलता है जी यास्मीन राशिद वाला दोबारा मुअत्तल हो गया। अभी पता है कि इस वक्त जहाँ पर यही सूरत चल रही है, बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है। कहीं कहीं कोई भी किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि कहीं पे इलेक्शन किए जाए। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही जहीर, मैं इसको कंक्लूड करती हूँ यहीं पे। हम कल आपके साथ करेंगे इसके ऊपर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है मरकजी हुकूमत के ऊपर, जो ट्राइब्यूनल के अंदर केसेस जा रहे हैं उसके अंदर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है उसके बारे में कल हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जहीर की आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है, हमें सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तो मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।